सभी प्यारे भैया बहनों, दशम के इस कालखंड में पुनः एक बार स्वागत है। तो आइए, कल जो हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे उसी के आगे और चलें। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आता है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए, ऐसा कह रहा है। तो प्यारे भैया बहनों, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वहाँ की प्रशासन की संस्थाओं को हर छोटे छोटे गांव में विद्यालय खोले जाएं एवं लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को महिला शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हमारे काफ़ी बहनें और माताएं ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को महिला शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक है। साथ ही नगरों में निजी जो संस्था है वहाँ पर भी सरकार को दबाव डालना चाहिए कि लड़कियों को शुल्क में छूट दिया जाए ताकि सरकार उन्हें विभिन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान कर सके। साथ ही साथ एक और प्रयास किया जा सकता है कि बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं ताकि ऐसी बहनें, ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं उनको शिक्षा से किसी भी प्रकार से वंचित ना होना पड़े, ऐसा प्रयास करना होगा। तब जाकर के महिलाओं को बेहतर शिक्षा के लिए और भी ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं उनमें रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाना होगा, जन जागरण लाना होगा, तब जाकर के इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ और देखिएगा, ये कह रहा है तालिका 17.3 में हम मान कर चल रहे हैं कि इस दौरान वस्तु और सेवा के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, चर्चा करें, ऐसा कह रहे हैं। तो भैया बहनों, मैं आपको पहले ले चलूं 17.3 जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था वो दिखाने का प्रयास करूं। यहाँ पर 17 शायद कैमरा आपको ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान चाहूँगा मैं आपका भैया बहनों। यहाँ पर देखिएगा, ये 17.3 दिख रहा होगा, आप देखिएगा, ध्यान चाहूँगा थोड़ा सा। ये है 17.3 में हम देखते हैं 2010 और 2012 में ABCDE ये जो 5 समूह दिखाया गया है इनका कुल आय। तो हम पहले देखते हैं 2010 में कुल आय कितना बता रहा है, 20,000 रुपये। ये पूरे 5 लोगों के समूह का आय है भैया बहनों। उसमें प्रति व्यक्ति आय, औसत आय यहाँ पर निकालने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कुल आय कितना बताया, 20,000। अब 5 समूह का आय निकाल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत आय 4,000 निकला। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया बहनों, इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 जो समूह है उनकी आमदनी बता रहे, अलग अलग आय बता रहे, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 3,000, कुल आया 20,000। तो ये 5 समूह का हमने औसत निकाला। तो कैसे निकालेंगे, 5 से हमने 20,000 को भाग दिया तो कितना आया, 4,000। ठीक है। अब देखिएगा 2000 हम 12 में ले चलें तो 2012 में क्या दिख रहा है, ए की आमदनी 2010 में था, फिर 2000 ही है, बी का 4000 से 8000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भैया बहनों, डबल हो गया। फिर सी का 5000 से बढ़कर 6000 हो गया, डी का देखते हैं 6000 से 6000 ही है, फिर ई का देखते हैं 3000 से 8000 हो गया। कुल आय क्या हो गया, 30,000। अब औसत कैसा निकला यहाँ, तो हमने 5 से 30,000 को भाग दिया, फिर क्या निकला, 6,000 प्रति व्यक्ति औसत आय निकला। अब भैया बहनों ये कह रहा है कि पहले से आय बढ़ा है, निश्चित रूप से समूह में औसत हमने निकाला तो 4,000 था, वो 6,000 हो गया, तो औसत आय में वृद्धि हुई है। मगर क्या डी के आय में वृद्धि हुई क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो 6,000 पहले भी था, अभी भी 6,000 है। फिर हमने देखा ए का आमदनी 2,000 था, अभी भी कितना है, अभी भी 2,000 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी का आय बढ़ा क्या, नहीं, पूरे समूह में औसत आय बढ़ गया है। जबकि यहाँ पर ई का आय देखिए 3,000 से सीधा 8,000 हो गया।
औसत आय 6,000 हो गया, मगर हम ये नहीं कह सकते कि सभी की आय में वृद्धि हुई है। कुल आय में सभी का वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों की आय में वृद्धि हुई है। और इस तरीके से जब हमने टोटल किया तो कुल जो औसत आय है उसमें परिवर्तन दिखता है। भैया बहनों, ये आपको जो प्रश्न अभी मैं बता रहा था उसी का ये उत्तर है। अब उसके आगे और देखते हैं आगे का प्रश्न। मैं पुनः वहाँ पर ले जा रहा हूँ, देखिएगा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये है प्रश्न नंबर 9। औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है, समझाइए। औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है, समझाइए। भैया बहनों, ये इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औसत आय से आय की वितरण की असमानताएं छिप जाती है। अब भी मैंने जो 17.3 आपको जो चार्ट दिखाया, भैया बहनों क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की आमदनी अलग अलग है। किसी की आय में वृद्धि हुई है, किसी की आमदनी में यथावत है, तो किसी की आमदनी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। भैया बहनों, जब हम देखते हैं टोटल औसत निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी आमदनी में वृद्धि हुई है, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई है, कुछ लोगों की आमदनी में वृद्धि नहीं हुई है, कुछ लोगों का कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। और जब औसत निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि सबको 6,000 की आमदनी हो रही है, मगर भैया बहनों चार्ट को आप स्वयं एक बार अवलोकन करिएगा और देखिएगा क्या उसमें सभी की आय में वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जब औसत निकाला जाता है तो इसमें कई लोगों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कई लोगों की आय कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे वास्तविक आय की जानकारी नहीं होती है, यह मात्र औसत आय है। इसमें ऐसा लगता है कि सबकी आमदनी समान है, जैसे लग रहा है कि औसत आय 6,000 है, मगर क्या सबका आय 6,000 है? ऐसा नहीं है, सभी की आय में वृद्धि नहीं हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है। भैया बहनों, इसी के आगे और चलते हैं। ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। तो भैया बहनों, हम आज के समय में देखते हैं कि ऐसी क्या व्यवस्था करें कि जिससे आय और विकास दोनों बढ़े। तो इसके लिए हमें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना होगा। भैया बहनों, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी विकास का महत्वपूर्ण मापक है। इसके अभाव में बच्चे व महिलाओं व पुरुषों का उचित विकास संभव नहीं हो सकता है। अतः पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना यह भी आवश्यक होगा, तब हम कह सकते हैं कि विकास और भी तेज़ी से हुआ है। फिर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हमारे देश में हम देखते हैं भैया बहनों, आधे से अधिक लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब तक हम यह लक्ष्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक विकास में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होगा। बोले शुद्ध जल से विकास का क्या संबंध है? तो संबंध है भैया बहनों, क्योंकि शुद्ध जल पिएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेगा तो उनका विकास होगा। और अगर वो बार बार बीमार पड़ेंगे तो उससे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से परेशान होना पड़ता है। फिर सभी के लिए आवास, भैया बहनों आवास भी विकास का प्रमुख मापक है। जब आवास की समुचित व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित रूप से उनका विकास तीव्रता से होगा। फिर आगे और प्रश्न लेते हैं। इस पाठ में दिए गए संकेतकों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या? तो ये वाला प्रश्न हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें। तो भैया बहनों इस पर मैं कल के कालखंड में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।